मोस्टली जो बैंक्स या कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज जो होते हैं, उनका जो पॉलिसीज फ्रेम होते हैं, तो वो एक परफेक्ट कस्टमर को माइंड में रखते हुए मतलब पॉलिसीज फ्रेम करते हैं कि आपके पास इतने महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके पास इतने महीने का सैलरी स्लिप होना चाहिए, आप आपके प्रॉपर्टी के ये सब अप्रूवल होने चाहिए। तो ये सब आप एक परफेक्ट सिचुएशन को माइंड में रखते हुए वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं। रियल लाइफ क्या होता है, वो सबके पास वो सब होता नहीं है। तो इसमें एक्चुअली डिसीजन फेयरली फेयरली सिंपल होती है। बैंक्स जो हैं उनका रेट जनरली लो रहता है, इंटरेस्ट। तो अगर आपका प्रॉपर्टी हाई वैल्यू का है और आपका लोन हाई वैल्यू का है, तो मतलब 1% या 0.5% भी मैटर करता है। आपको तो घर लेना है, मतलब आप यू वांट टू ओन अ हाउस, दैट इज द। तो यू शुड लुक एट एन ऑप्शन जहां पे आप लोन से जल्दी फ्री हो सकते हो। Okay. Which has been our principle also in our company, that लोन से, लोन इज नॉट द प्रोडक्ट। आपको लोन से आपको कुछ काम लेना देना नहीं है। लोन इज मीन्स टू एन एंड, जैसे बोलते हैं, राइट? द एंड इज द एंड गोल इज टू ओन द हाउस। If you want to own the house, you want to be free from the debt, that should be your objective. आपका फ्लोटिंग रेट लोन है, अगर आप प्रीपे कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट लोन, उसमें nobody, they cannot charge any prepayment charges. Banks and companies cannot charge. This is a regulation from RBI. 1 or 2%, 3% के डिफरेंस के लिए स्विच करने के लिए you will have to put in a lot of effort. At the same time, you will not get that benefit. Okay. Unless you have बहुत, मतलब करोड़ों का आपके पास लोन है, तो मतलब if you are, let's say, वेरी हाई वैल्यू लोन, 2 करोड़ 3 करोड़ का लोन है, देन आप चलो मेहनत करके आप 1% भी रिड्यूस करने के लिए कोशिश करो। दैट इज, you know, that make sense. ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ली तेरी नजर मेरी नजर। घर हमारे लिए ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारे लिए इमोशन है, बहुत बड़ा एहसास। अगर आपका अपना घर आप जब बनाते हैं या खरीदते हैं तो एक वो वाली फीलिंग आती है कि मैं सेटल हो गया हूँ, मैं सिक्योर हूँ अपनी जिंदगी में। और अमूमन हम घर खरीदने के लिए या फिर बनवाने के लिए लोन लेते हैं, और लोन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो जरूरी है कि आप जहां से लोन ले वहां से आपको सहूलियत ज्यादा मिले, सरदर्दी कम मिले, राइट? और आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपके पास सामने बैंक्स है जो आपको लोन देती है, एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो किससे आपको लोन लेना चाहिए? अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? प्री पेमेंट जल्दी जल्दी क्यों करना चाहिए? कैसे आप अपना और क्यों आपको कोई भी कंपनी, बैंक या एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्री पेमेंट करने से रोक नहीं सकती है, लेकिन आपको किन बातों का ख्याल रखना है लोन लेते वक्त ताकि आपका प्री पेमेंट स्मूथली होता रहे? तो इन तरह के तमाम सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगे, और जवाब देंगे मनोज विश्वनाथन, सीईओ होम फर्स्ट फाइनेंस। स्वागत है आपका मनोज बीबीएलडी पर। थैंक यू सो मच मनोज, आज हम हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। घर खरीदना, थैंक यू स्वाति, नाइस टू बी ऑन योर प्रोग्राम। घर खरीदना मनोज, आई थिंक हमारे देश में खासकर हर इंसान की बकेट लिस्ट में होता है। मतलब घर खरीदने का मतलब है कि आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको लगता है कि आप सेटल्ड हैं। लेकिन घर खरीदना अब उतना आसान काम है नहीं, क्योंकि आप डाउन पेमेंट पूरा पैसा देकर नहीं खरीद पाते हैं घर, और आप बनवाते भी नहीं है आजकल घर जमीन लेकर, आप नॉर्मली अपार्टमेंट्स वगैरह, और उसके लिए आपको लोन चाहिए होता है। पहले ये बताएं, ये लोन मिलने का प्रोसेस जितना आसान पेपर पे दिखता है या आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलता है उतना ही आसान है, या फिर उससे ज्यादा मुश्किल है? लोन लेने का प्रोसेस इजी है, लेकिन मुश्किल कर देते हैं। प्रोसेस तो इजी ही है। आपको मतलब अपना इनकम जस्टिफाई करना है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब इन सब चीज़ों का वैल्यूएशन करते हैं कंपनीज या बैंक्स, फिर उसके बाद लोन देते हैं। तो प्रोसेस तो वैसे देखने में इजी ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है बीच में, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
मेनली उसमें दो या तीन स्टेप्स हैं। बेसिकली आपको एप्लीकेशन देना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है, फिर उसके बाद बैंक का वेरिफिकेशन होगा प्रॉपर्टी का और आपके इनकम वगैरह का। वो डिसाइड करेंगे कि आपको मतलब रीपेमेंट का कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर रीपेमेंट का कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो सैंक्शन कर देते हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, वो एग्रीमेंट वगैरह साइन करना होता है, फिर उसके बाद डिस्बर्सल होता है, disbursal होता है। तो यही प्रोसेस तो फेयरली सिंपल है। तो चैलेंजेस कहाँ पर आते हैं मनोज? मोस्टली जो बैंक्स या कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज जो होते हैं, उनका जो पॉलिसीज फ्रेम होते हैं, तो वो एक परफेक्ट कस्टमर को माइंड में रखते हुए मतलब पॉलिसीज फ्रेम करते हैं कि पास इतने महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके पास इतने महीने का सैलरी स्लिप होना चाहिए, आप आपके प्रॉपर्टी के ये सब अप्रूवल होने चाहिए। तो ये सब आप एक परफेक्ट सिचुएशन को माइंड में रखते हुए वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं। रियल लाइफ क्या होता है, वो सबके पास वो सब होता नहीं है। इवन अ परफेक्ट कस्टमर के पास वो जो एक महीने का सैलरी स्लिप उन्होंने कहीं मिसप्लेस कर दिया, या मतलब उनके पास नहीं है, उस टाइम पे उनके पास नहीं है, या बैंक स्टेटमेंट उनके पास वो 6 महीने का बोल रहे हैं लेकिन 5 महीने का ही है, फिर वो आप उनको जाना पड़ता है वो 1 महीने का अपडेट करने के लिए, या कुरियर में आया नहीं है। तो ये सब चीजें छोटे छोटे डिविएशंस होते हैं, और इसके वजह से आपका प्रोसेस डिले होता है। क्योंकि जो आपके पास आते हैं लॉ डॉक्यूमेंट लेने के लिए या वेरिफिकेशन करने के लिए, वो लोग वो परफेक्ट चेकलिस्ट के हिसाब से जाते हैं। नहीं, 6 महीने का मेरे को चाहिए, अगर एक 15 दिन भी उसमें मिसिंग है तो मैं नहीं ले सकता हूँ, या आपको अप्रूवल मिल नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से डिले होता है। और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई कस्टमर ऑल 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 100% ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। इफ यू एक्चुअली वांट टू सेटिस्फाई ऑल 100% ऑफ द कंडीशंस, आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए। आपको अगर जल्दी चाहिए, नहीं 15 दिन में प्रोसेस हो जाना चाहिए, एक 1 वीक में प्रोसेस हो जाना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे पास दूसरे काम भी हैं, अगर आपका एटीट्यूड है तो फिर आप प्रॉब्लम आ सकती है। इफ यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस कि ठीक है मैं यही काम करूंगा, अभी मेरे को हाउसिंग लोन लेना है तो मैं 2 महीना इसी में मतलब स्पेंड करूंगा ये सब परफेक्ट करके, डॉक्यूमेंट परफेक्ट करके देने के लिए, तब आपका काम होगा। होती है मोस्टली कंपनीज के साथ। ओके। और जब ये दिक्कतें हम समझ में आ गई हमें, ये चैलेंज ये भी एक होता है कि चलो हमने एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली, हमने ये अंदाजा लगाया कि चलो इतने अमाउंट का लोन चाहिए होगा। उसके बाद आपके सामने अगेन ऑप्शंस इतने ज्यादा आ जाते हैं, आपके पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, आपके पास बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, कहाँ से लोन लिया जाए उसकी अब ये जो है उलझन, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए? सो इसमें एक्चुअली डिसीजन फेयरली फेयरली सिंपल होती है। बैंक्स जो हैं उनका रेट जनरली लो रहता है, इंटरेस्ट। तो अगर आपका प्रॉपर्टी हाई वैल्यू का है और आपका लोन हाई वैल्यू का है, तो मतलब 1% या 0.5% भी मैटर करता है। ओके, व्हेन यू से हाई वैल्यू, आप कितनी हाई वैल्यू मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेट अस से वी आर टेकिंग 3 सेगमेंट्स, लेट अस से लोअर टिकट सेगमेंट व्हिच इज अप टू 10-20 lakhs, right? Then say 20 lakhs to 75 lakhs and 75 lakh plus. ठीक है, तो 75 लाख प्लस है तो मतलब 75 lakhs में अगर आपका 1% का भी डिफरेंस है तो आपको काफी काफी मतलब डिफरेंस आ जाता है, मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट। सो पर लाख अगर लेटे से 100 रुपीज का डिफरेंस है, तो 75 lakhs में 7,500 रुपीज का फर्क आ जाता है, विच इज अ लार्ज अमाउंट। Whereas if it is a 10 lakh loan, आपको पर लाख लेट्स से तो 100 रुपीज का डिफरेंस है, तो 10 लाख 1,000 रुपीज, द पर्सन माइट थिंक ठीक है 1,000 रुपीज में फिर भी दे सकता हूँ एक्स्ट्रा, आई वांट टू हैव अ फास्ट प्रोसेस, मेरे को 1,000 रुपीज, आई एम रेडी टू पे 1,000 रुपीज मोर। बट whereas somebody who is buying a flat for 75 lakhs या हाउस for 75 lakhs, मैं थिंक कि नहीं 7,000 मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आई वांट टू सेव द 7,500, so that is different. So higher value में वो the total amount becomes large. Okay.
Of course, it is assumed that जो हायर वैल्यू का फ्लैट ले रहा है उसका इनकम भी ज्यादा रहेगा. If you look at the Indian psychology, I mean, even if you're, let's say, from a higher income group, person also, you will think that 7,000 or 10,000 rupees is a good amount. I want to save that amount. Why should I waste that amount? Correct. तो महीने का 10,000 rupees होता है, 7,000 rupees होता है. तो obviously it makes a lot of difference over a period of time. Whereas, in fact, a lower income person might think, यार ठीक है, मेरे को तो जल्दी लोन चाहिए, I am willing to pay 1,000 rupees more. It's a psychological preference, right? So if it is a higher value loan, typically customers are more careful about interest rate. कि मेरे को lowest to lowest interest rate पे चाहिए. I am willing to be patient. मैं मतलब I am willing to get all the documents. अगर मेरे को 10 दिन उसमें लगाना पड़ेगा तो भी चलेगा, 15 दिन लगाना तो भी चलेगा, because I want to save that 7,000 rupees or 10,000 rupees per month. तो ये attitude होता है typically, and so which is why they go to the banks, larger banks. Okay. जहाँ पे प्रोसेस थोड़ा stringent रहता है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एकदम एक साथ चाहिए. They will not allow even one thing to be missed out. But you will get the benefit because you are getting a lower rate. Correct. Whereas if you come to the lower, let's say lower income or lower ticket size segment, lower value segment, there the difference is not much. Like I said, अगर आप 10 लाख का लोन है तो at the most you may have to pay 1,000 rupees more, 1,500 rupees more. So you may think that ठीक है, मेरे को तो लोन चाहिए, I don't want to waste time. And plus people who are in that income bracket also, वो लोग इतना time waste नहीं कर सकते. They have to go to work. Leave, they will take a leave for taking a loan. इनकम ही कम हो जाता है, right? They will be absent, फिर उनका इनकम कम हो सकता है, salary reduce हो सकता है. तो they don't want to take that risk. They will think कि let me get the loan fast, and doesn't matter if I have to pay a little more. ये एटीट्यूड रहता है जनरली स्पीकिंग. और ये भी शायद रहता है एटीट्यूड की, जब मालूम है कि कुछ बैंक्स में अगर प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है, और मुझे वहां दिक्कत होगी, मालूम है कि वहां दिक्कत होगी, शायद मिले ही ना, तो मेरे पास ऑप्शन ही बचा है. एग्जैक्टली. और कितना टाइम वेस्ट करेंगे, बिकॉज एक बैंक में जाएंगे फिर नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे बैंक में जाओ, ये सब करने के लिए फिर टाइम नहीं रहता है. फिर वहां जाके प्रोसेस भी समझना है, उनसे बात भी करना है, ये सब थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग जॉब हो जाता है, हेजिटेशन रहता है. तो so automatically वो चॉइस हो जाता है. So people who are very very fussy about rate, वो बैंक के पास जाते हैं. People who are fussy, उनको जल्दी चाहिए, वो कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज के पास जाते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाते हैं, जिनका प्रोसेस थोड़ा सा लेस स्ट्रिंजेंट होता है. ओके ऑलराइट. और जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपके पास चेकलिस्ट किस चीज की होनी चाहिए, क्या क्या देखकर आप तय करते हैं कि यहाँ से लोन लेना है कि नहीं लेना? चेकलिस्ट जनरली कॉमन ही होता है. मतलब मोस्ट कंपनीज फॉलो सिमिलर चेकलिस्ट, व्हिच इज, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप होना चाहिए, या फॉर्म 16 होना चाहिए, योर सैलरी. देन बैंक स्टेटमेंट्स, जनरली 6 months या 12 months का बैंक स्टेटमेंट लेते हैं. देन आइडेंटिटी प्रूफ, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी, मतलब आरबीआई का रिक्वायरमेंट है. प्रूफ है आधार कार्ड या पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ. ये रेगुलर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब रेगुलेटरी. और सैलरी स्लिप 1 महीने की चाहिए होती है या फिर कुछ पिछले 6 महीने? जनरली 3, मिनिमम तो 3 लेते हैं, 3 months का सैलरी स्लिप लेते हैं, या समटाइम्स 6 भी लेते हैं. और बैंक में भी चेक करते हैं कि सैलरी क्रेडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके. और जिनकी सैलरी, जो नौकरी पेशा नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए? हाँ, तो जिसका those are 2 separate categories. जिनका फॉर एग्जांपल कैश सैलरीज है, सैलरी नहीं देते हैं, या बैंक में सैलरी क्रेडिट नहीं आता है, जो फॉर एग्जांपल लेट अस से छोटे कंपनीज में काम करते हैं, तो कैश सैलरी देते हैं, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट. एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, अगेन वहां पे डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. जैसे शॉप एक्ट होता है, मतलब शॉप का जो परमिशन होता है, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, या जीएसटी रिटर्न्स होते हैं. तो दोस डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड. सो अगर बैंक के पास जाएंगे, ऐसे कस्टमर्स जाएंगे, तो उनको इन्फॉर्म, मतलब जो कैश सैलरीड कस्टमर्स हैं, उनको लोन मिलना मुश्किल है बैंक से, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. बट सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल सकता है इफ दे हैव ऑल द इनकम टैक्स रिटर्न. मतलब 3 साल का अगर इनकम टैक्स रिटर्न है, उनका ऑडिट रिपोर्ट है, वो सब है,
तो बैंक से भी उनको लोन मिल सकता है, नहीं तो अप्रोच अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी Okay. who are more flexible. So housing finance company will probably जिनका कैश सैलरी है, उनके एम्प्लॉयर से जाके बात करेंगे कि ये यहाँ पे एम्प्लॉयड है कि नहीं है, इनको कितना सैलरी देते हैं, कितना मिलता है महीने में. So they would do it through their own verification process and मतलब assessed income जो बोलते हैं. Okay. That's how they provide the loan. So the flexibility is there with the housing finance companies. ओके. और अगर मान लीजिए कि 2 या 3 बैंक के बीच में मुझे एक चुनना है, या 2 या 3 एनबीएफसी, जो भी तीनों कैटेगरी में, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि किसके पास जाना चाहिए? So I think one of the important criteria according to me is that आप तो लोन अभी ले रहे हैं, लेकिन आप लोन एक पर्पस के लिए ले रहे हैं. You are taking the loan for building or buying a house. तो it's loan is only a secondary product. मतलब आपको तो घर लेना है, मतलब आप you want to own a house. That is the तो you should look at an option जहाँ पे आप लोन से जल्दी फ्री हो सकते हो. Okay. Which has been our principle also in our company that loan is not the product. आपको लोन से आपको कुछ काम लेना देना नहीं है. Loan is a means to an end. जैसे बोलते हैं, right? The end goal is to own the house. If you want to own the house, you want to be free from the debt. That should be your objective. So try to choose companies which are more friendly towards prepayment of the loan. Repayment of the loan. Okay. यहाँ पे वो रिपेमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं आप नहीं रिपे कर सकते हैं, पहले साल में नहीं कर सकते हैं, या इतना ही करेंगे एक साल में. Those kind of conditions जहाँ पे हैं, I think you should try to avoid. We should try to select companies where they are you can say supportive of your prepayment. लोन you have funds, आपको प्रीपे करना है, लोन को फिनिश करना है. If they are more friendly from that perspective, that is always better. Because आपको तो लोन से फ्री होना है. That is the main objective. So whichever company is able to help you fulfill that should be your first choice, ideally. Right? So that is one. Okay. And second, of course, try to choose a company where things are more transparent. मतलब उन्होंने सारे fees और everything is explained clearly right up front. Okay, sorry to interrupt you here. One more follow-up question to this. आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी हो, फी आपको पता हो. मुझे किस तरह की फी के बारे में जानकारी चाहिए होती है? मैं अपनी तरफ से क्या होमवर्क करूं? पहले whatever they are publishing कि their fees, right? वो compare आप कर सकते हैं कंपनीज का कि वो mainly processing fee होता है. Maybe valuation charges, that is legal and technical charges, which is lawyers and valuers for evaluating the property. ये second type of charge होता है. Mainly these are the two things. One for processing the loan. मतलब आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसका कुछ प्रोसेसिंग चार्ज है, आपके पास कोई आ रहा है, तो there is some stamp paper which has to be purchased. ये सब चीजें हैं जिसका चार्जेस होते हैं, तो that is a processing charge. The valuation and technical and legal charges, right? So these are two charges. इसके अलावा if people are charging you, then you should keep a track of that. वो क्या है, so then generally there are charges for mortgage paid to the government only. So ये basically 3 main charges होते हैं. इसके अलावा अगर कोई चार्ज कर रहे हैं admin fee, this fee, that fee, so generally those are all additional things. So you can compare कि जिसका additional charges basically कम है, better to go for that. Wherever there's transparency, I mean, it's processing fee or legal and technical, or it is a stamp duty that you're paying to government for creating the mortgage. ये तीन चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट चीजें हैं. अगर कोई ये फी है, वो फी, ये फी, वो सब चीजें हैं, तो then try and see, whichever is the least, उनको select करो. See, because all of it adds up. They may say that नहीं, आपका बहुत rate बहुत कम है, लेकिन if all the fees are very high, there is no point. So I think that is one area where people should be careful कि क्या fees charge कर रहे हैं, whether there's any recurring fee. Is it one time fee or a recurring fee? मतलब every year if you're going to charge me a fee, that is as good as charging interest. Correct. So that is another thing that people should keep in mind. Recurring charges. Plus interest rate. आजकल everybody is communicating floating rate and reducing rate only, but उसमें भी कभी-कभी होता है, some companies communicate a flat rate. Simple interest. मतलब then it will be difficult for you to compare.
बिकॉज वो सिंपल कोट करते हैं, whereas all other companies are quoting you the reducing rate of interest. तो पूछना ये reducing rate of interest है कि आप simple interest quote कर रहे हैं. I think that is another important thing to keep in mind. ओके, सो आपने कहा कि प्रीपेमेंट में कितना ज्यादा कंफर्टेबल आपको वो रखेंगे वो देखना है, ट्रांसपेरेंसी चेक करनी है, और रेट्स के ऊपर आपने कहा है कि बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के अंदर ही आ जाता है. Correct. ओके ओके, ऑलराइट. और एक सवाल यहाँ पर आपने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बात की है, तो एक सवाल हमारे पास आया था कि अंकित अग्रवाल का, कि डज एनी बैंक ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होम लोन नाउ? Banks offer तो करते हैं fixed interest rate, but generally fixed interest rate is never in the interest of the customer. Never. Okay. They are offering fixed rate. Normally वो higher floating से higher ही offer करते हैं. You know, because they also have to take a precaution कि मैं अगर कर रहा हूँ customer का rate, तो my margin should be protected. Basically banks का margin कैसे बनता है? They are borrowing at certain rate, or they have a certain rate of interest, and then they are offering you a certain rate of interest. So if their cost is 7%, they are offering you at 9%, 2% उनका margin बन जाता है. आपका rate अगर 9% पे fix कर रहे हैं, and let us say somehow their rate becomes also 9%, फिर उनका margin 0 हो जाएगा. Right? So they will not offer you a fixed rate at 9%. They will offer you at 10% or 11%, because उनको they have to be sure कि even for the next 3 years or 5 years, I am going to make that 2% margin on this loan, right? मेरा margin 0 तो नहीं होना चाहिए. So fixed rate is generally kept at a little higher than the floating rate to take care of that fluctuation. Okay. So fixed rate is generally never in the interest of the customer. And also what happens is fixed rate में there are other conditions कि आप prepay नहीं कर सकते हो. आपको prepayment charge देना पड़ेगा अगर prepay करेंगे तो. All of those conditions also come into play in a fixed rate loan. Okay. Only in a floating rate loan, you are allowed to prepay without any charges. Right? ये प्रीपेमेंट पे कहीं कोई चार्जेस नहीं लगता है, ऐसा कोई नियम है या फिर ये बैंक? नियम है. तो अगर आपका फ्लोटिंग रेट लोन है, अगर आप प्रीपे कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट लोन, उसमें nobody, they cannot charge any prepayment charges. Banks and companies cannot charge. This is a regulation from RBI. However, like I said, there is a rule, but some companies generally have some or the other small other rules. That's why I'm asking you this question, because we did a video a long time ago कि आप क्यों अपना लोन जितनी जल्दी हो सके चुकाएं और कितना आप इंटरेस्ट कॉस्ट बचा सकते हैं. उस पे व्यूज बहुत अच्छे आए थे, बहुत लोगों ने देखा, more than 1 million व्यूज आई गेस नाउ. बट उतने ही कमेंट भी आए थे कि मैम ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जहां से लोन लिया है वो अलाउ ही नहीं करते. मतलब as per the guidelines or as per the law they have to allow, but they make it a little difficult for you. How can you explain that? So it's a bit funny only, but they will say कि नहीं आप in a month only, in 1 week you are allowed to do prepayment. बाकी days prepayment is not allowed. मतलब ऐसे rules बनाते हैं, right? और they will say ये हमारे इस पूरे सिटी में एक ही ऑफिस में आप prepayment कर सकते हो, जो मतलब फॉर एग्जांपल भिवंडी में है, तो आपको पूरा मतलब यहाँ से दादर छोड़ के भिवंडी जाना पड़ेगा वो प्रीपेमेंट करने के लिए. सो दैट इज द वे दे मेक इट लिटिल डिफिकल्ट, एंड व्हिच इज व्हाट यू हैव टू वॉच आउट फॉर. मतलब व्हेन यू आर टेकिंग द लोन, यू शुड आस्क कि बॉस, कैन आई अप्रोच एनी ऑफ योर बैंक्स फॉर प्रीपेमेंट, कैन आई डू इट ऑनलाइन, कैन आई डू इट ऑन एन ऐप. ये सब चीजें इफ यू आस्क, यू विल बी मोर क्लियर कि इनका प्रीपेमेंट के हिसाब से क्या एटीट्यूड है या क्या अप्रोच है. Because ultimately that is what will help you reduce your loan and interest burden. Always, because in India nobody keeps a loan for 20 years. मतलब 20 लोन लेते हैं, but mostly 7 to 10 years में लोन खत्म हो जाता है, right? Okay. So that is the key thing. Okay. ये बताएं कि अगर इंटरेस्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करना है मुझे, तो कहते हैं कि लोग शुरुआत में ही ज्यादा प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द टेन्योर. वो कैसे काम करता है? Yeah, so because see, your interest is being charged on the full amount. अगर आप 10 लाख या 20 लाख का लोन ले रहे हैं तो पूरा आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है फ्रॉम डे 1. तो अगर लेट्स से 10% का इंटरेस्ट है तो साल में आपको 2 लाख का इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, राइट? Right? अगर लेट अस से आपका कैपेसिटी है टू लेट अस से मेक अ पेमेंट ऑफ 2 lakhs, बोनस मिल जाता है या कुछ आपका लैंड सेल हो गया, कुछ हो गया, तो यू लेट्स से यू रिड्यूस द 20 lakhs to 18 lakhs in terms of principal. तो फिर आप lakhs पे इंटरेस्ट देना होगा, तो which means only 1,80,000.
एंड बैलेंस अगर आपका 2 लाख का कैपेसिटी है पे करने के लिए एवरी ईयर, द बैलेंस 20,000 कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस योर लोन इवन फर्दर, तो आपका लोन और रिड्यूस हो सकता है. सो दैट्स हाउ यू पे इट ऑफ फास्टर. इसमें कोई डेट का भी आप कोई डेट का होता है कि इस डेट को अगर आप पार्ट पेमेंट कर रहे हैं या प्री पेमेंट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा या कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है आजकल. पीपल गिव यू द बेनिफिट फ्रॉम द डेट व्हिच यू हैव मेड द प्री पेमेंट. अच्छा. तो whichever day you are making the payment, from that day the principal reduces. अगर 1 लाख का प्रिंसिपल था तो 2 लाख आप पे कर रहे हैं तो उस दिन से आपका 18 लाख हो जाता है. ओके ओके मोस्टली. और इंटरेस्ट रेट मुझे कम देना पड़े या मुझे कम मिले, इसके लिए क्या कर सकता है एक होम बायर या फिर जो लोन लेने जा रहे हैं? So if you go to banks, you will get interest rate, lower interest rate, but then you have to satisfy all their conditions. So which is what I mentioned, that आपके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, आप बहुत ही मतलब सिस्टमैटिक हो, तो आप अपना पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लेके फिर आप बैंक जा सकते हो. So mostly all the salary slips, Form 16, income tax returns, bank statements, KYCs, सब कुछ, everything is there in proper place, proper form. You can approach a bank and they will give you a better rate of interest. Okay. But if you are from a segment जैसे self employed है या कैश सैलरी मिल रहा है या आपके पास पूरे सैलरी स्लिप्स नहीं है, तो ऐसे सेगमेंट में है, तो then you can go to a housing finance company, जल्दी से लोन ले लो. But nothing to get worried or anxious, because आप प्रीपे कर सकते हो and you can prepay and reduce the loan. इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आपको मतलब you have to be anxious. Generally the difference in interest rate is 3-4%. maximum 3-4% का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस मिलेगा आपको. And that difference you can easily make up by making prepayments. Okay. Okay. So over a 10-year period, if you are regularly making prepayments, आपको actually उससे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, rather than getting into a loan which is at a lower rate and then paying it for 20 years. Correct. And कोई भी बैंक या NBFC या फिर housing finance companies, they cannot ideally stop you from making the prepayment regularly, right? Now they cannot. There is a rule, RBI rule, कि आप prepayment कर सकते. Okay, all right. एक सवाल था मंगेश जी का, how to increase CIBIL score to get maximum amount of home loan, especially if I don't have debt at present condition. मतलब कोई debt नहीं है, जैसे मेरा वाला केस है, मेरे ऊपर कोई debt, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो मुझे अपना मेरा स्कोर ठीक ठाक ही होगा, लेकिन उसको और बेहतर करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? So अगर आपके पास बिल्कुल लोन ही नहीं है तो आपका स्कोर जनरली स्पीकिंग -1 आता है, माइनस आता है, तो that means you don't have any track record, which is a bad thing actually. So there are many companies which provide a loan for people who don't have a credit score, because no credit score means आपके पास कोई debt भी नहीं है, which is a good. अगर आपके पास दूसरा डेट वगैरह है तो वो भी देखना पड़ेगा कि आप whether you can repay those debts etc. So if you don't have any debt, that is a good thing. But if you really want to build a score over a period of time, so home is a very good method of building a score. Okay. If you are a home loan customer, let's say home loan is your first loan, within 6 to 9 months or 1 year you will get a very good score if you repay regularly on a home loan. Say you have a score of -1, you don't have any record, you take a home loan, within a year you will get a very good score, which is the 700 plus 750 plus kind of a score. So that's a good way to build a score. Otherwise it's a little more longer process, so you have to take small loans like consumer durable loans, या two-wheeler loan ले लिया, and then you have to create a good track record. Don't miss any payment, make sure that everything is paid on time. Within a year or so you will get a decent score. तो ये way to build a score. Okay. अगला सवाल मैं अपने कमेंट सेक्शन से ले रही हूँ. सत्यम अग्रवाल जी जानना चाहते हैं, उन्होंने लिखा है, माय फादर हैज a HDFC होम लोन of 20 lakhs at fixed 9.5% interest rate. Currently other bank offer less interest rate around 6.5% to 7%. Should I switch to other banks to avoid paying more interest, and if yes, what is the process?
So see the difference अभी 9.5% का fixed rate है and if you are switching to a 7% kind of a loan, this is a 20 lakh loan if I am not mistaken. Yes, yes. 20 lakh loan. So typically 1% के लिए like I said about 100 rupees का difference आता है. So which means about 2,000 rupees monthly का difference होगा between 9.5% and 7%. So 2,000 rupees means annually 24,000 rupees, for example. Let us say. So, but what will happen is if he tries to switch this loan, also ask him to pay all the fees, processing fees and other charges that he has to pay when he applies for a new loan. Right. So, which will also amount to maybe 20-30,000 rupees. So, आप 30,000 rupees आप लें, if you are going to pay additional, आपका 18 months का तो benefit चला गया. Absolutely. Right. So the first 18 months of switching of the loan has already gone. Because you're anyway paying that much amount right up. You can't say that after 18 months वो लोग वही rate पे रखेंगे कि नहीं. Because you're moving to a new company, new bank. वो लोग बोलेंगे नहीं 18 months में यार अभी market का rate बढ़ गया, अभी आपका 7.5 नहीं हो सकता है, 8.5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा. So the benefit will get smaller and smaller. Right. Initially you thought कि मेरे को 2,000 रुपए का benefit मिल रहा है when I'm switching. But after you switch for 18 months anyway, you are getting no benefit because you already paid extra. After 18 months, let us say they make the rate into 8.5 or 9%. 2,000 rupees का benefit 500 rupees आ जाता है. So and you would have wasted a lot of time in switching, etc., etc. Instead of that, you might as well जो 30,000 rupees आप pay करने वाले थे as a processing fee, you might as well have prepaid your loan that much. So in what situation one should switch? If it is if the differential is very high, मतलब आपने let us say 14% पे लोन लेके रखा है और आपको 7% पे मिल सकता है. Rare conditions. So somebody who's getting a loan at 14% can be a cash salaried person. Or maybe उनके पास documents सारे नहीं हैं. So in that situation they might have taken a loan at 14%. अभी उनको 7% पे लोन शायद नहीं मिलेगा because when they go back they try to switch to another bank at 7%. वो बैंक वापस वो सब प्रोसेस सब करके फिर बोलेंगे नहीं आपका लोन नहीं हो सकता क्योंकि आपका कैश सैलरी. So you end up wasting a lot of time. Okay. So unless the differential is very high, it doesn't make sense to switch. मतलब 1 or 2%, 3% के difference के लिए switch करने के लिए you will have to put in a lot of effort. At the same time, you will not get that benefit. Okay. Unless you have बहुत मतलब करोड़ों का आपके पास लोन है. मतलब if you are let's say very high value loan 2 crore 3 crore का लोन है, then आप चलो मेहनत करके आप 1% पे reduce करने के लिए कोशिश करो. That is that makes sense. Smaller loan, then the difference becomes very small. It is not worth your effort actually. और कितना ये पूरा प्रोसेस उन्होंने पूछा है कि प्रोसेस क्या होता है, तो क्विकली अगर बता सके. It's like applying for a new loan in a bank. More or similar होता है. अच्छा. वो लोग दूसरे कंपनी से जिस कंपनी से आपका जिस कंपनी में आपका लोन चल रहा है तो पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए मतलब सॉरी योर अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह मंगाएंगे. ओके. Because they want to know whether you are paying properly or not. So you have to request the company for the account statement and you have to request them for whatever documents, list of documents that you have given them कि मेरा property के लिए क्या क्या documents है. तो ये सब लेके फिर आप नए कंपनी में अप्लाई करो with all the other documents, salary और ये सब जो भी उनका requirement है. They will decide कि आपको लोन मिल सकता है कि नहीं. And after that they will give you a check or demand draft or you can go and pay back your loan in the other company. And once the loan is paid off, they will return the documents to you. फिर वो documents इस कंपनी को देता, नया कंपनी को देता. ये प्रोसेस तो थोड़ा सा complicated ही है. मतलब it will take 2 months to do all of these things. Okay. भूपेश जी का सवाल है, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, सेकंड फ्लोर भी बनाना है, अब होम लोन अप्रूवल होगा या होम लोन टॉप अप? क्या होम लोन लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है या हर बार नया होम परचेज करने पर भी मिलता है? तो पर्पस के ऊपर है. तो अगर होम परचेज करने का पर्पस है तो होम लोन ही उसको बोलते हैं. If it is second or third or fourth loan. So and if you already have a ground floor, आपको मतलब फर्स्ट फ्लोर लेना है तो बेसिकली उसको रेनोवेशन लोन बोलते हैं typically. Okay.
loan, and that's how it is treated. Top-ups generally दूसरे purpose के लिए देते हैं, not for construction or home part of it. Suppose you already have a home loan, तो कोई दूसरे चीज के लिए let's say लोन चाहिए, for example let us say कोई शादी है या for medical reasons या कोई भी purpose के लिए आपको funds चाहिए, तो उसको top-up बोलते हैं. चेतन जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने लिखा है हम रेंट पे रहते हैं, अगर प्लॉट खरीदना है तो क्या उसके पेपर पर लोन मिल जाएगा, प्लस ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट सेव कैसे करें? प्लॉट्स के लिए कुछ कंपनीज देते हैं लोन, बट मोस्टली फॉर प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन. प्लेन प्लॉट खरीदने के लिए नॉर्मली नहीं देते. इंटेंशन इज टू कंस्ट्रक्ट हाउस ऑन द प्लॉट, वो कॉम्बिनेशन लोन देते हैं, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन देते हैं. प्लॉट पे जनरली आपको लोअर लोन टू वैल्यू मिलता है. So value is 100, you will get 50 rupees typically or 40 rupees. You will not get more than that. And house जो construction वाली है उस पे आपको 70-80% तक मिलता है. Okay, लेकिन सिर्फ प्लॉट के लिए नहीं मिलेगा. अगर मुझे प्लॉट के लिए very few companies give a plot because उसका रीजन ऐसा है क्योंकि प्लॉट लोन में if you don't construct a house within 3 years on the plot, then the company as per RBI regulation is supposed to convert that into a non-housing loan. You know, because the purpose was not housing, the purpose was just investment in a plot. Correct. So non-housing loan में convert करना होता है वो company को, as a result of which they have to increase your rate. तो अगर 10% पे लिया है तो वो 12% 13% हो जाएगा after 3 years. So all of these complication is there, इसलिए very few companies give only for plot. Okay. दीपक जी का सवाल है, लिखा है उन्होंने कि अकाउंटेंट हैं अपने बाय प्रोफेशन, तनख्वाह 30,000 है, मैं सिर्फ 15,000 ही पक्के में और 15,000 कैश पेमेंट मिलता है. मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, मगर वो मुझे कैसे मिलेगा? सैलरी पूरा नहीं दिखा सकते, क्या कर सकते हैं? So you have to approach certain companies, like जैसे हमारा कंपनी है, तो some companies you know will so you have 15,000 आपको बैंक में मिलता है, 15,000 कैश में मिलता है. So the way the companies approach is जैसे हम जैसे करते हैं, तो we go meet the employer, अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, we go meet the employer, we ask them कि ये कितने साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, and generally उनका रजिस्टर वगैरह होता है where they keep a track, because अगर कैश में पेमेंट दे रहे हैं तो रजिस्टर में एंटर करते हैं, उनका सिग्नेचर लेते हैं, तो हम लोग कॉपीज लेते हैं, we take a scan of that. Using those kind of things we justify the income, we assess the income, and we will consider the income as 30,000. Okay. On a 30,000 income 10 लाख का लोन मिल सकता है easily. ओके, तो ये बैंक्स भी ऐसा प्रोसेस करते हैं या फिर ये सिर्फ हाउसिंग? बैंक्स में नहीं, बैंक्स में नहीं होता है ऐसा प्रोसेस. बैंक्स में they insist on documents, they whatever is the documented part उसमें देते हैं. फॉर एग्जांपल 15,000 अगर डॉक्यूमेंटेड इनकम है, फर्निश कर सकते हैं, तो 15,000 के हिसाब से 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है. अच्छा. Very less amount of loan, then you can approach a bank. But let's say अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपको पूरा the cash income भी consider करके आपको लोन चाहिए, then you can go to a housing finance. Okay. सौरभ गुप्ता जी का सवाल है, PSU में काम करते हैं ये, 1 लाख महीने का इनका सैलरी है, उम्र 28 साल है, 2 साल से ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अपनी कंपनी से 2022 में, अभी नहीं 2022 में 66 लाख यानी 66 लाख का लोन लूंगा 6% सरल ब्याज पर घर खरीदने के लिए. घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास 15 लाख डाउन पेमेंट है, मुझे 20 लाख की और जरूरत है. क्या बैंक 20 लाख लोन देंगे इस घर को खरीदने के लिए, जबकि पहले से ही मेरे पास कंपनी का 66 लाख का लोन होगा? तो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी उसका कंपनी का मॉर्गेज होगा प्रॉपर्टी के ऊपर. सो इट इज डिफिकल्ट, बट आप पर्सनल लोन ले सकते हो एडिशनल 20 लाख के लिए. ओनली प्रॉब्लम इज पर्सनल लोन का इंटरेस्ट भी ज्यादा रहेगा एंड रीपेमेंट टेन्योर भी कम रहेगा. सो 20 लाख जनरली स्पीकिंग अगर आप पर्सनल लोन लेंगे, यू विल हैव टू पे एटलीस्ट 40,000 रुपीज एज पेमेंट, प्लस आपको 66 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से another 50,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट पड़ेगा. It might go out of your budget. So best would be to take entire, अगर आपको 80 लाख का लोन चाहिए, best to take the entire 80 lakhs from maybe a bank or something. तो आपका थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट कम रहेगा, because वो 20 लाख का लोन होगा.
सो मे बी 70,000 रुपीज में आपका काम हो जाएगा. And then once your requirement reduces to 66, then you can transfer it to your company loan में अगर 66 ही maximum वो दे सकते हैं, that loan reduces to 66 आप ट्रांसफर कर सकते हो. That might be a better solution. ओके. और इन सब बातों के अलावा कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहेंगे उन सभी दर्शकों से जो होम लोन या तो उनके पास है या फिर वो लेने की सोच रहे हैं, कोई उनके लिए टेक अवे मैसेज फ्रॉम यू, मनोज? Yeah, the takeaway is that yes, it's a great decision. There is no better time to purchase a property. Loans these days are easily available. And तरह-तरह के properties भी available हैं. आपको construct करना है, even for that you get a lot of help these days. Okay. It is always a good decision to purchase or build a house because life will change after that for the better. Thank you so much, Manoj. Thank you so much. Thank you so much, Swati. Nice interacting with you. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. काफी जानकारी आपको दे दी है हमने. मनोज ने काफी इंटरेस्टिंग बातें बता दी हैं. इसको नोट कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे. प्लीज कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा. और हमने एक होम लोन पे वीडियो किया था 1-1.5-2 साल पहले, जिसमें हमने कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर आप प्री पेमेंट सही तरीके से करेंगे तो कितना सारा इंटरेस्ट कॉस्ट आप बचा सकते हैं. अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूंगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो. और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नए वीडियो का अलर्ट आपको मिल जाएगा. और बस फिलहाल के लिए इतना ही. आप सब हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर. स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल.